आप देख रहे हैं लगातार बिहार विधानसभा पर हमारा ये कवरेज। 157 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि प्रचंड बहुमत इसे कहें, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ता दिख रहा है महागठबंधन। और एनडीए गठबंधन 76 सीटों पर सिमटता दिख रहा है और यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाई वोल्टेज कैंपेन बहुत ज्यादा असरदार कम से कम बिहार के लिए नहीं रहा। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हार के मुहाने पर खड़ी अब दिखाई दे रही है, अभी से ही शुरू हो गया है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और एमपी आरके सिंह, जो कि पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। जरा आप सोचिए, अभी हार पूरी तरीके से स्पष्ट भी नहीं है, लेकिन अभी से बयानबाजी तेज है और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से इस कोशिश और कवायद में लग गए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी हार से अलग कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी या ठीकरा उन लोगों पर फोड़ा जाए जिन्होंने सक्रिय भूमिका चुनाव में कहीं निभाई ही नहीं। आरके सिन्हा प्रचार करने के लिए एक बार भी बिहार नहीं गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा को इस पूरे प्रचार और तमाम चीजों से बाहर रखा गया था। आरके सिन्हा वो पहले व्यक्ति थे बीजेपी में जिन्होंने कहा कि टिकट वितरण के समय न सिर्फ पैसे का बहुत लेन देन हुआ है, लेकिन उसमें बहुत गड़बड़ झाला है और इसके लिए उन्हें पार्टी से जबरदस्त डांट पड़ी थी और फिर उसके बाद कहा गया था कि आप प्रचार में ना आए। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पी मुरलीधर राव का यह बयान कि आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी को धोखा दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार के लिए लगातार पटना में बैठे रहे, लेकिन उनके प्रचार को एक भी दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार सेल ने कहीं भी लगाने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा, कहीं इन्हें बलि का बकरा तो नहीं बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शोणकर शास्त्री जी और कांग्रेस से राजीव त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। विजय जी, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि विकास का मॉडल था, बहुत अच्छी कोशिश की, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, विचार करेंगे। लेकिन आप एक बहुत परिपक्व नेता हैं। फौरी तौर पर, जैसा कि रमेश मेरे आपके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ चुके हैं, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, एक वो वजह जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया। विजय जी, ऐसा लग रहा है कि विजय जी अभी हमारी आवाज या तो सुन नहीं पा रहे या उनकी आवाज हम नहीं। जी से पूछ ले, एक वो कारण जिन्हें उन्हें जिता दिया, महागठबंधन को जिता दिया। देखिए रमेश जी, जो आपकी बात है जी, निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी जब आप जीतते हैं तो आपके कंधों पे आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाए और वो जीतने के बाद भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे और कहते रहे कांग्रेस के घटे हुए गुड्डे को भरने का काम कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस ने जो काम किया था वो सबके सामने है। विकास के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जिस वक्त राहुल गांधी जी की पहली मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई थी, उस वक्त महागठबंधन की नींव पड़नी शुरू हो गई थी और उसी वक्त हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार को इस जीत की बधाई दी और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। आप चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ कितना बोले, लेकिन आखिरकार आपको जनता के बहुमत का, जनादेश का सम्मान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार को बधाई दी है। आगे क्या कहा ये तो शायद नीतीश कुमार बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पत्रकारों से बातचीत करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसका समय अभी तक निर्धारित नहीं है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के घर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और क्या ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी, अब ये देखना होगा कि दरअसल दोनों नेताओं के घर पर तैयारी हो रही है, तो इसलिए लगता है कि शायद अलग अलग है। आरके सिंह का बयान अभी आ रहा है, जरा देखें कि वो क्या कह रहे हैं। क्या राव साहब की टिप्पणी पर उनका कुछ बयान है? ये हमको लगता है कि हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। बीजेपी सचिव मुरलीधर राव ने कहा है कि आरके सिंह साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बयान दिया, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी पर निर्भर है, पार्टी अपना जो करे, ये पार्टी अपना विचार करे। सिंह साहब, क्या लगता है जिसने टिकट बंटवारे को लेकर खामियाजा भुगती है बीजेपी? हमको लगता है, हमने तो कहा था उस समय भी कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है
और मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने जो कहा था वो सही कहा था। सर, आप जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो किसकी जिम्मेदारी? एनालिसिस होगी तो जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मोदी जी तो इसका असर पड़ेगा सर दूसरे राज्यों के चुनाव में जिस तरीके की हार हुई है? देखिए, ये हर राज्य का चुनाव अलग होता है, हर राज्य का चुनाव अलग होता है, और ये मैं नहीं मानता कि हाँ साहब ये दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता। सर, कांग्रेस की सीटें नहीं आती है तो हम राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जिम्मेदार बताते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी ने कैंपेन लीड किया, पूरा लीड किया, उनकी जिम्मेदारी बनती है? मैं मानता हूँ कि ये जनता जो वोट देती है असेंबली इलेक्शंस में, वो राज्य नेतृत्व को देख करके वोट देती है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं राज्य नेतृत्व की कमी है। सुशील कुमार मोदी की। तो आपने देखा आर.के. सिंह अपना बचाव कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो पार्टी कार्रवाई करे, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। मैं अपनी इस बात पर आज भी टिका हुआ हूं जो मैंने कहा, यानी कि टिकट के वितरण में जबरदस्त घालमेल और गड़बड़ी हुई थी। आइए आपको दिखाते हैं पी मुरलीधर राव, जिन्होंने आर.के. सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा है? ऐसे लोगों के ऊपर देश में भी और बिहार में भी जो कार्रवाई करना है वो सब करेगी, करना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के मन पर भी ये रहेगा। किंतु उन्होंने पार्टी को क्या दिया ये तो वे जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको आज तक जो दिया है वो भी कम नहीं दिया, बहुत दिया है। और ऐसे मौके पर सारे कार्यकर्ता एक तरफ लगे थे और पार्टी के हितों को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला काम इन लोगों ने जिस प्रकार से किया है, तो उससे मेरा मानना है कि किसी एक मुद्दे पर कि उनके मन में कोई कुछ लगता है या कुछ रहता है तो वो बातें रह सकती थी, किंतु जिस प्रकार से चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में, एक प्रकार से युद्ध के मैदान में कार्यकर्ताओं के मेहनत के साथ उन्होंने जो एक प्रकार से विश्वास तोड़ा है, तो वो बिल्कुल स्वीकार्य योग्य नहीं हो सकता। इस पर मैं मानता हूं कि इस नुकसान में उनका भी जो रुक रहा है वो भी देखने वाला विषय है। तो आपने देखा किस तरीके से पी मुरलीधर राव पूरे तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। अजय, एक चीज में जो आप कह रहे थे कि 2/3 बहुमत के करीब पहुंच रही, मैं बताऊं 243 सीटों में अगर 2/3 की बात करें 162 सीटें होती हैं, 157 तक महागठबंधन पहुंच चुकी है, महज 5 सीटें पीछे है, और अगर ये 162 तक आंकड़ा पहुंच जाता है तो 2/3 बहुमत जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को मिल जाता है। और ये प्रदर्शित करेगा कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या थी और इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता कितने दूर थे, ये इस बात को प्रदर्शित करता दिखाई देगा। विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ राजीव त्यागी जी भी हैं। विजय जी, पी मुरलीधर राव जी के बयान से आप सहमत हैं? आर.के. सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी? अब देखिए, मुरली जी हम लोगों की पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जी, और उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के इसके बाद भी मैं ये समझता हूं कि जो कुछ भी निर्णय होगा वो पार्टी के जो बैठक होगी और समीक्षा होगी उसके बाद ही कोई निर्णय। विजय जी, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का आज जो मौजूदा स्वरूप है, वहां अगर आला कमान के खिलाफ आपने एक भी शब्द कहा तो पहले तो आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आर.के. सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया गया था, और अगर खुदा न खास्ता पार्टी का अय्यत हो गया तो सबसे पहले तलवार आप ही के ऊपर गिरेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक सिस्टम की पार्टी है, यहाँ कोई भी डिसीजन होता है तो संसदीय बोर्ड लेता है, ये मैं अनेकों बार आपसे कह चुका हूँ। विजय जी, आप ही बताइए, आर.के. सिंह साहब ने सबसे पहले कहा कि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई है और तमाम लोगों ने कहा कि उन्हें बड़ी जबरदस्त घुट्टी पिलाई गई थी, खुद पार्टी अध्यक्ष ने डांटा था उन्हें। और शत्रुघ्न सिन्हा की बात तो हम सब जानते हैं, उसके बाद भी सबसे पहले उनके ऊपर उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो चुनाव प्रचार में कहीं थे ही नहीं। इन दोनों ने एक रैली को संबोधित नहीं किया। नहीं अजय जी, हम आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो पार्टी की तरफ से एक निर्णय हो जाता है, राइट और रॉन्ग,
वो संसदीय व्यवस्था में बहुत उसका महत्व होता है। और अगर एक निर्णय ले लिया गया लोकतांत्रिक तरीके से तो फिर उसमें इफ बट की कोई बात नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे भाव को समझ रहे होंगे। बाकी जो कुछ भी है परिणाम है, सर, वो हम सारे आपके परिणाम भाव को हम समझ रहे स्वीकार हैं। करते हैं। आपके भाव को समझते हुए लेकिन शिवसेना आपके भाव को नहीं समझ रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके भाव को कौन समझेगा? नहीं, देखिए वो हमारे एलाइज हैं और एलाइज एक जो गठबंधन धर्म होता है, कम से कम उसका तो उनसे अपेक्षा हम लोग करते ही हैं। और लेकिन कोई बात नहीं, स्वतंत्र है वो जो कुछ भी कह रहे हैं कि अगर गुलाम अली के प्रकरण उसके बाद की तमाम चीजों को देखें तो शिवसेना तो लगातार ये स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत खुश नहीं है। और ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, तमाम वो दल, यहां तक कि अकाली दल भी भीतर ही भीतर ये महसूस कर रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा लोगों को दबा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अजय जी। और शिवसेना इत्यादि के लोगों ने खुद भी जो भी निर्णय लिए थे, आप देख रहे थे कि पार्टी से सहमत भी नहीं थी। आज आप बच नहीं सकते, ऐसी बात है। ये तो मैं शिवसेना की बात कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इट इज द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पीपल ऑफ बिहार, आई सैल्यूट देम। अब मैं इनके बारे में क्या कहूं, ये तो आपके पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी से मंत्री रह चुके, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके। अब ऐसी बात, ये तो सही बात है। नहीं, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन हम भी अपने विचार दे सकते हैं। मैं मान गया, आप वाकई में बड़े अच्छे वक्ता और प्रवक्ता हैं। पार्टी को हर सूरत में आप बचा सकते हैं, हर चीज को पलट देते हैं आप। नहीं, कोई शक नहीं है। मैं इतना ही नहीं अजय जी, मैं एक अपना भी विचार देना चाहता हूं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने विचार दिए हैं जी, कि आज जो भी परिणाम आया है, इस परिणाम को देख करके हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार की जीत हुई है और एक अच्छी जीत हुई है। अरे साहब, किसी की जीत, किसकी हार हुई? अच्छा, हार किसकी हुई? हम इसमें दिलचस्पी है, हमें मालूम है नीतीश कुमार की जीत हुई, हार किसकी हुई साहब? एक और बड़ी खबर विजय जी से पहले कि आप जवाब दें, नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है, जस्ट रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेटिंग मी। थैंक यू मोदी जी। नीतीश कुमार का ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राहुल जी, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ओर से जो बातें आई हैं उनका स्वागत हमें करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की ये खासियत है, उसका बड़प्पन है। दोनों ने बड़प्पन दिखाया है। इसकी तो वो आज कई लोगों को धन्यवाद के सिर्फ अब मैं समझता हूँ कि पूरे देश को उम्मीद ये होगी कि ये जो सौजन्य दिखाई दिया है दोनों ओर से, ये सचमुच जमीन पर भी बना रहेगा और अब बिहार और केंद्र मिलकर काम करेंगे। सर, ये नीतीश कुमार की मजबूरी, अब मैं ये कहूंगा राहुल देव साहब, ये नीतीश कुमार की मजबूरी है। उन्हें जो वादे पूरे करने, वो बिना सेंटर के मदद के हो ही नहीं सकते। उनको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बिना सेंटर के मदद का हो ही नहीं सकता। उन्हें जो बिहार की जनमानस की आकांक्षाओं पर खरा उतरना, वो बिना सेंटर की मदद के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आपने भी इसको अभी कहा ही था कि प्रधानमंत्री अपनी ओर से एक सहकारिता वाले संघीय ढांचे की बात लगातार वो कर रहे हैं। वो केंद्र और राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की शुरू से पहले दिन से बात कर रहे हैं। तो उसी भावना को वो बनाए रखेंगे और अपने काम करने की शैली को भी बनाए रखेंगे, ये पूरे देश को उम्मीद है। राजीव जी, नीतीश कुमार जी ने सोनिया गांधी को भी धन्यवाद दिया है क्योंकि सोनिया गांधी ने फोन पर उन्हें बधाई दी है। जरा ये बताइए कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी बिहार में? 14 के आसपास विधायक आपके आ सकते हैं, मंत्री बनेगा कोई? कांग्रेस की भूमिका बहुत स्पष्ट है पूरे देश में कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की, विकास की और निश्चित रूप से समाजवाद की अलंबरदार है और उसके लिए हमेशा कृतसंकल्प है, लड़ाई लड़ती रहेगी। जिस तरह से किसानों को आप लोग ये रटा रटाया बयान क्यों देते हैं? ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का पूरा दारोमदार सिर्फ कांग्रेस ने अपने कंधों पर उठा रखा है। क्या आप मानते हैं कि लालू और नीतीश कुमार इसके लिए उपयुक्त नहीं है? मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं ने इसके लिए कुर्बानी की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, तो कांग्रेस का अधिकार इस पे ज्यादा है। अन्य जो दल हमारे साथ आए हैं इस मुहिम में, राजीव त्यागी जी, इस जीत के लिए राहुल गांधी को आप लोग दे रहे हैं कि नहीं बधाई? राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, ये आप कह रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा ना, बहस के शुरू में मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी की जो पहली मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई
नीतीश कुमार जी के सुशासन को राहुल गांधी जी ने पहचाना और कहा कि नीतीश कुमार यानी जी राहुल गांधी वो पारखी नजर है जो पहले से ही उन्होंने समझ लिया था कि कोयला नहीं हीरा है। देखिए इस जीत का दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रमेश भट्ट जैसे विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही कि बिना बिहार का विकास बिना केंद्र की सहमति के नहीं हो सकता, केंद्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इस जीत का दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रमेश भट्ट जैसे विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही कि बिना बिहार का विकास बिना केंद्र की सहमति के नहीं हो सकता, केंद्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ये उसी तरह से गुजरात का विकास कांग्रेस पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी से गुजरात का विकास हुआ, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है राजीव त्यागी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ इतने ये जानने में दिलचस्पी हूँ कि आखिरी बार आपके कार्यालय में इतने पटाखे फूट रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ तक आवाजें आ रही है। आखिरी बार आपके कार्यालय में कब पटाखे फूटे थे? बैठा हूँ, ये पटाखे अडवाणी जी के घर पे फूट रहे हैं। ये पटाखे अडवाणी जी के घर पे फूट रहे हैं। मैं अडवाणी जी के घर के पास में बैठा हूँ, उनका विजय जी जन्मदिन है ना। अब किस को पाकिस्तान विजय जी जनता पार्टी। अच्छा विजय जी चाहूंगा विजय सोनकर शास्त्री आइए बड़े हल्के बिल्कुल मैं ये सवाल विजय जी के पास ही पूछ रहा हूँ। विजय जी बड़े हल्के भेज देंगे। विजय जी हल्के अंदाज में इसका जवाब दे दीजिए। भाई आप तो पत्रकार भी रह चुके हैं और मैं जानता हूं आप इसका जवाब बखूबी देंगे। पटाखे कहां दंगेंगे साहब? कांग्रेस तो दगा रही है पटाखे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो क्या आपके पार्टी अध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस पाकिस्तान है? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक बात है कि हार के बाद कोई पटाखे नहीं चलाता है। और जहां तक अडवाणी जी की बात है, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके त्याग और तपस्या का परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अडवाणी जी के ऊपर जो तोहमत ये लोग कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, अडवाणी जी के ऊपर जो तोहमत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, ये उनकी विकृत मानसिकता है। अभी जो आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस के दफ्तरों में जो पटाखे दग रहे हैं, क्या ये वो पाकिस्तान है जो अमित शाह जी अपने भाषण में कह रहे थे, या वो सीमांचल वाला इलाका उसे पाकिस्तान वो कह रहे थे? किस पाकिस्तान में आज पटाखे चल रहे हैं साहब? विजय जी भाई देखिए अजय जी, देखिए जी पटाखे उधर चल रहे हैं, दिल जल रहे हैं कहीं पर। आप उन जले दिनों पर आप नमक छिड़क रहे हैं। अच्छा राहुल देव साहब, आपने बीजेपी को बहुत क्लोजली देखा। आज आडवाणी जी का मनोहाल क्या होगा? आज उनका बर्थडे का दिन है, बिहार में हार मिली है, इसको आप किस तरह से आकलन करते हैं? मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से दुख हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन जिस पार्टी को समर्पित किया है वो अपनी जगह है और रहेगा ही। जन्मदिन का ये तोहफा तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता गिरजा जी आपकी बात से सहमत होंगे। गिरजा जी मुझे लगता है कि इस हार से जो बीजेपी के बाहर जो भी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता था कि इस तरह की हार के जरिए कोई सबक पार्टी नेतृत्व कौन सा वर्ग मिले। कौन सा वर्ग? बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन लोगों का उल्लेख आपने किया, या अभी शत्रुघ्न सिन्हा का, अडवाणी जी हैं, ऐसे यशवंत सिन्हा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब उनकी पहचान बहुत छुपी भी नहीं है। और इन लोगों को हो सकता है कि उनकी ये सोच या उनकी ये चाहत पार्टी हित में हो, कि शायद पार्टी के अंदर जिस डेमोक्रेसी की बात विजय जी कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी शायद वो लोग महसूस नहीं कर रहे थे। तो इसलिए सुधीर कुलकर्णी जो है एक के बाद एक बिहार से क्या सबक सीखा बीजेपी ने, उसके बारे में ट्वीट करते जा रहे हैं। एक उन्होंने कहा लेसन थर्ड, वो कहते हैं सुधीर कुलकर्णी जो आडवाणी जी के बड़े क्लोज हैं, बर्थडे के दिन कह रहे हैं कि साहब जब आपने फ्रिंज एलिमेंट को ऐसे छोड़ दिया खुले में और उनके बयान जो आए उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों को हराना आज बीजेपी की जरूरत है। वही मैंने कहा ना कि वो उस तरह की सोच रखने वाले लोग बीजेपी के अंदर बहुत हैं। और दूसरी बात जो ये माना जा रहा है कि इस हार के बाद बीजेपी का नेतृत्व कोई सबक सीखेगा और इस तरह के एलिमेंट्स के बयानबाजी और तमाम चीजों को रोक लगाएगा, मैं वहां भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। सर यहाँ पर 2/3 बहुमत पार कर लिया है, बिल्कुल 163 पहुंच गई है। यही मैं बात करना चाह रहा था। महागठबंधन 163 सीट पर आगे बढ़ता दिख रहा है महागठबंधन, 70 सीटों पर सिमटती दिख रही है एनडीए, और ये अपने आप पे प्रदर्शित कर रहा है कि आज क्या हर्ष हो रहा है। प्रोफेसर ठाकुर, आरजेडी लगभग 80 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी, दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर बीजेपी।
जात पात की पॉलिटिक्स क्या वाकई में इतनी हावी रही जिसके बारे में लगातार बीजेपी कह रही है, या ये हर तबके का समर्थन है जो आज आरजेडी के पास है? नहीं, मुझे लगता है कि आरजेडी का जो माई कॉम्बिनेशन है जी, उसके साथ जब उनका नीतीश कुमार का कुर्मी मिल जाए तो इक्वेशन देख के आप समझ सकते हैं कि इतना आ सकता है। और ये ईबीसी फैक्टर जो था, अति पिछड़े ईबीसी फैक्टर भी, ये मतलब है, हाँ वही अति पिछड़े ईबीसी फैक्टर भी नीतीश की ओर गए हैं, ये भी इससे बहुत स्पष्ट, इससे स्पष्ट होता है। बिल्कुल। यहां पर हम रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, हमारा ये विशेष कवरेज जारी है। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान जो अभी आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने बड़े सबक हैं, और उसके साथ साथ क्या अब देश में एक अलग राजनीति की शुरुआत होगी जहां गैर बीजेपीवाद ज्यादा प्रखर तरीके से सामने आता दिखाई देगा? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआती नतीजे और रुझानों ने बिहार की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है आईने की तरह, और वो तस्वीर ये है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी उनके गठबंधन में। इसके अलावा बीजेपी का जो आकलन था वो बुरी तरह से गलत साबित हुआ, और जो 2/3 बहुमत की जीतने का दावा था खुद बीजेपी 61 तक सिमट के रह गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उसके गठबंधन के सहयोगियों के चलते हुआ, जो रेप्लिकेट नहीं कर पाए उसके वोट बैंक को वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए बीजेपी के पक्ष में। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 79 सीटें अपने पक्ष में की, वहीं जेडीयू के पक्ष में 70, और कांग्रेस का प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा है। 14 सीटों के साथ कांग्रेस इस गठबंधन में एक अहम भूमिका में है। कुल मिलाकर 2/3 बहुमत के साथ बिहार की जनता ने शुरुआती नतीजों के लिहाज से महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। अब देखना यह होगा कि इसमें महिलाओं की भूमिका क्या रही, यूथ की भूमिका क्या रही, कास्ट की भूमिका क्या रही, नीतीश कुमार की अपनी छवि की भूमिका क्या रही। लेकिन कुल मिलाकर यह तय है, प्रधानमंत्री बधाई दे चुके हैं, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ 2 वरिष्ठ संपादक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सीखना हो तो आपके हिसाब से क्या सीखेगी बिहार की जनता के इस जनादेश से? देखिए भाई, चुनाव में हार और जीत तो चलती है, और हमने बिहार की राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के एजेंडे के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। अंक गणित में हम पीछे जरूर हैं, पर हमारा एजेंडा अपनी जगह बिल्कुल सही विजय था। जी पीछे नहीं, आज भी एक सही तरह है से और कल आपकी भी स्थिति सही बुरी हो गई है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो आपकी स्थिति थी, आपकी पार्टी की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। 60 सीट पर आप सिर्फ आगे चल रहे हैं, 61 सीटों पर। इसे आप विकास की बात नहीं कह सकते। इसमें दरअसल बिहार की जनता ने आपको पूरे तरीके से नकार दिया है। देखिए, पूरी तरीके से नकारने वाली बात मत करिए आप। हम मानते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, पर ऐसा नहीं कि जहां हारे वहां हमको लोगों ने वोट नहीं दिया, वहां पर भी हमें वोट दिया है। इसलिए एकदम नकारे गए ऐसा आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो हमारा वोट लोकसभा में जो हमें वोट मिला उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो ये बात सही है कि कुछ गठबंधन ऐसा हो गया जिसमें जातियां ऐसी जुड़ गई और वो जीत। तो आप ये कहना जीत चाह रहे हैं कि कुशवाहा हमारा वोट कम हुआ और रामविलास पासवान जी की वजह से आपको ये हार झेलनी पड़ी है? अभी प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में जो वोट टर्न होना था इस गठबंधन में बीजेपी की तरफ, वो शायद नहीं हुआ, ऐसा प्राथमिक दृष्टि से लगता है। अभी आकलन करने की आवश्यकता है, हम उसका आकलन करेंगे। पर हाँ, हार तो हार होती है और चुनाव में हार चलती है। एक सवाल जीते हम उन्हें बधाई देंगे। बात समझ में नहीं आती, जब आप नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे तो तकरीबन 80 से ज्यादा सीटें आपके पास थीं। आज जिन लोगों के साथ आप गठबंधन में हैं 60 के आसपास आप आ गए हैं। तो यानी आपके गठबंधन की वजह से हमेशा आपको नुकसान होता है, यानी आपकी इंडिविजुअल वर्थ तो शायद 50 सीट भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति के अंदर जब चुनाव होते हैं उस वक्त की परिस्थितियां, उस वक्त का राजनीतिक गठबंधन, उस वक्त का जाति का गठबंधन, हमने जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने की कोशिश की थी, हमने विकास के एजेंडे पर लाके दी। बाकी एक ऐसा उम्मीदवार बता दीजिए जिसे आपने जातीय आधार पर नहीं चुना।
एक उम्मीदवार का नाम बता दीजिए विजय जी। नहीं, सारे उम्मीदवार को जाति के आधार पर थोड़ी चुने गए। ये तो बाद में पता लगा कि अगड़े हमारे यहाँ ज्यादा उम्मीदवार थे। हमने तो सोचा ही नहीं कि हम अगड़े को ज्यादा दे रहे हैं या पिछड़े को ज्यादा दे रहे हैं। जब आप लोगों ने एनालिसिस किया और ये बताया कि बीजेपी में अगड़े ज्यादा हैं, पिछड़े को टिकट कम मिले हैं, ये तो बाद में पता लगा। हमने तो उम्मीदवार के आधार पर हमने टिकट दिए हैं। आज सबसे जाति के आधार पर नहीं। अगर किसी के चेहरे पे झलक रही है आपके चेहरे में, सर आपने तो प्रधानमंत्री की भी कास्ट बता दी, आपने गोत्र तक बता दिया सर, आपने गोत्र के बेसिस पे वहां मीटिंग तक करवाई। सबको मालूम था आपने हायर कास्ट को सबसे ज्यादा टिकट दिए। लेकिन मैं मानता हूं, मेरा सिर्फ सवाल ये है सर, ये हार के लिए जिम्मेदार कौन है? कैलाश विजयवर्गीय है, आपके कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, या प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनाव का 3 स्तर होता है। एक नेतृत्व होता है, हमारा नेतृत्व बहुत सशक्त है, दुनिया उनका लोहा मानती है। फोर्ब्स जैसी मैगजीन भी उनको 90 नंबर का दुनिया मानती है, लेकिन दिल्ली की जनता और बिहार की जनता लोहा नहीं मानती। आप पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। दूसरा होता है रणनीति। रणनीति हमारे अमित शाह जी ने बनाई। तो तीसरा चरण चुनाव प्रक्रिया का होता है क्रियान्वयन। हम क्रियान्वयन कर रहे थे, रणनीति बरोबर थी, उसका क्रियान्वयन करने वाले। आप पूरी बात सुन लीजिए या बीच में प्रश्न पूछिए जी। आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में टोक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको यदि पूरा जवाब सुनना है तो आप टोकिए मत। आप विजय जी पूरी बात सुनिए। विजय जी इतना तो बताइए ना, अमित शाह जी की रणनीति क्या अचूक थी? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने के बाद पूरा प्रश्न करिएगा मेरे से जी, है ना। मैंने एक बात कही कि हमारा नेतृत्व तो सशक्त है, सशक्त था और सशक्त रहेगा, और दुनिया उनके नेतृत्व को मानती है जी। दूसरा रणनीति थी, और तीसरा क्रियान्वयन करने वाले हम लोग थे, हमारी टीम थी। हम ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाए, हमारी रणनीति और हमारी बात को हम मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि चुनाव का परिणाम मतदान केंद्र से आता है, और मतदान केंद्र पर हम अपनी बात ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए, तो हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कि हमारा क्रियान्वयन ठीक था, हमारा नेतृत्व तो सशक्त था, हमारी रणनीति ठीक थी, किंतु क्रियान्वयन हमारा ठीक नहीं हो पाया। राहुल जी, मैं राहुल देव बोल रहा हूं, नमस्कार। आप जो कारण बता रहे हैं, मुझे दुख है कि आप बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से तकनीकी कारण बता रहे हैं। आप क्या ये है कि इस हार से, इस व्यापक गहरी और दो टूक निर्णायक हार से, इसके कोई राजनीतिक और सामाजिक अर्थ नहीं है, निहितार्थ नहीं है, इनसे क्या कुछ सबक लेने की जरूरत नहीं है? केवल आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप घर से निकालकर बूथ तक नहीं ले पाए, इसकी वजह से इतनी भयानक बड़ी हार हो गई? विचित्र बात है। देखिए राहुल जी, मेरी बात सुनिए आप पूरी। मैंने क्या कहा कि नेतृत्व और रणनीति और क्रियान्वयन, हम अपनी बात को, हमारा विकास का एजेंडा था, हम मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पाए, वह जातिवाद के दुष्प्रचार को मतदान केंद्र तक पहुंचा गए और जीत गए। इसका मतलब विजय जी, हो सकता है कैलाश जी, इसका मतलब, आपकी बात का मतलब ये निकल रहा है कि हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं थी, हमारी रणनीति में भी कोई कमी नहीं थी, केवल रणनीति के कार्यान्वयन में कमी थी। ये बहुत अधूरी और बहुत तकनीकी बात है। आपसे हमें ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण की उम्मीद है। राजीव त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना जी। ये हार जो है, जुमलेबाजों की हार है, ये भाषणबाजी की हार है, ये हार उस हार है जो जिसमें सांप्रदायिकता का विष घुल रहा था पूरे देश में। अजय जी, मुझे लगता है आप भी बिहार से ही हैं शायद, और बिहार के डीएनए में महावीर बुद्ध है, महावीर और बुद्ध जैसे संत हैं। बिहार के डीएनए में अशोक जैसे सम्राट हैं, जिन्होंने अपने काल में भी सांप्रदायिक विद्वेष को फैलने नहीं दिया और कहा कि सांप्रदायिक एकता ही देश की सबसे बड़ी धरोहर है। ये अशोक के काल की बात मैं कह रहा हूँ। तो बिहार के लोगों ने उस सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने का काम किया। चुनाव प्रचार विकास से शुरू हुआ और पाकिस्तान पे खत्म हुआ और गाय पे खत्म हुआ। तो विकास के नाम पे इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए पाकिस्तान की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं जिसका विश्व के नक्शे में कहीं कोई नाम नहीं है। राजीव जी, एक मिनट। विजय जी, ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और आपके तमाम प्रचारकों पर भी लगता रहा, जो प्रचार करते रहे बिहार में, कि आप पूरे चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने तो कभी कोशिश नहीं की सांप्रदायिक बनाने की। हम तो शुरू से लेकर आखिरी तक, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की बात की, विकास। अच्छा, पाकिस्तान अब कौन जाएगा विजयवर्गीय जी, ये बता दीजिए। आप जाएंगे या उन जनता को भेजेंगे जिन्होंने महागठबंधन को वोट दिया था?
जिनको जाना होगा वो शाहरुख खान जाएंगे, को भेजे थे जाएं, ना उससे कोई पाकिस्तान। मतलब नहीं है। अब आप हार गए हैं, मैंने ये तो नहीं कहा। इस्तीफा मत दीजिए, आप ही पाकिस्तान चले जाइए, आप ही पाकिस्तान चले जाइए ना। आपकी राय की मुझे आपकी राय की देश को जो है शांति मिलेगी, जाना होगा चले जाएंगे। थोड़ा देश को शांति मिलेगी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। कैलाश जी ब्लड प्रेशर देखिए, आप 4 से राजीव जी, मैं आप 4 से 14 तो ये देखिए, राजीव जी, आप 4 से 14 तक पहुंच गए। राजीव देखिए राजीव जी, आप 4 से 14 तक पहुंच गए तो इतराने की आवश्यकता नहीं है। आप लालू और नीतीश की बैसाखी पद पहुंचे, आप आपके व्यक्तिगत टिप्पणियों से आगे बढ़ते हैं, प्लीज। देखिए मैं आग्रह करता हूँ राजीव जी, 4 से 14 पे पहुंच गई तो आप इतरा रहे हैं, पर आपके नेतृत्व या आपके पुरुषार्थ से नहीं पहुंची है वो। कैलाश जी, अगर पहुंची है तो आप राजीव जी और कैलाश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आइए जरा बहस को सार्थक करें। ज्यादा इसलिए इतरा रहे हैं राजीव जी और कैलाश जी, 14 पे पहुंच गए, इतने राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी प्लीज, राजीव जी, कंधे पर चल रही है आज। कैलाश जी, आज वो लालू के और नीतीश के कैलाश जी, कंधे पर चल रहा है। अगर आप इस सवाल का जवाब देना पसंद करें, कैलाश जी, राजीव जी प्लीज एक मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों से, प्लीज, राजीव जी प्लीज। कैलाश जी, आपसे मेरा एक जहरीले लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जैसे कैलाश जी। राजीव जी प्लीज, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज। कैलाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, जो देखिए ये जो कंटेस्ट था, ये एक तरफ से था गुजरात मॉडल एंड बिहार मॉडल। जो विकास काई जो 2 तरह का था, और उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मोदी जी आने से पहले भी गुजरात काफी विकसित था पहले से ही, और बिहार काफी पिछड़ा हुआ था, बीमारू था, और उसको नीतीश जी इतना आगे ले गए और लोगों उसका समर्थन किया। इसका मतलब यही हुआ, जो देश आपका नीतीश मॉडल चाहता है, मोदी मॉडल नहीं चाहता है। इसके बारे में आप विचार करेंगे? हो सकता है, यदि आप भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो आप मध्य प्रदेश के बारे में आप सोचिए, आप राजस्थान के बारे में सोचिए, आप गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश तो बहुत पिछड़ा था, भाजपा के आने के बाद ही वहां पर विकास हुआ। राजस्थान बहुत पिछड़ा था, भाजपा के आने के बाद ही वहां पर विकास हुआ। घोटाला याद नहीं है आपको? भाजपा शासित वापस आप देखिए राजीव जी, आप अपनी असली औकात मत दिखाइए यहाँ पर। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, बहस किस प्रकार होती है। इतना इतराने की जरूरत नहीं है आपको इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों बाद आपको जीत मिली है, ये बात सही है, बहुत दिनों बाद आपको जीत मिली, तो इतना इतराने की जरूरत नहीं है आपको। 4 और 14 से पहुंच गए तो आपका पुरुषार्थ नहीं है। लालू और नीतीश के कंधे पर बैठकर आप वहाँ पर कांग्रेस जीती है, वहाँ पर कांग्रेस का सवाल का जवाब किसी नेता का पुरुषार्थ है। विजय वर्गीय जी, सिर्फ आपसे निवेदन, राजीव जी थोड़ा सा भाषा को मर्यादित रखते हैं। एक अच्छी डिबेट हम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। विजय वर्गीय जी, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी पार्टी से मांग उठ रही है, जिसमें आरके सिंह है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, आप वहां पर रहे, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया जाना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का हाईकमान इसके ऊपर निर्णय करेगा। बाकी हाँ, पार्टी विरोधी काम कुछ लोगों ने किया है, ये बात जरूर है, पर इस पर कार्रवाई करेगा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैं इस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जीत होती है, हार होती है। हम हारे हैं तो उसका आकलन भी करेंगे, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम आकलन करेंगे कि किन किन परिस्थितियों के कारण हम हारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना एजेंडा छोड़ेंगे। हमारा एजेंडा, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो उसको ध्यान में रखेंगे कि विकास के एजेंडे पर। राजीव जी प्लीज एक मिनट, विकास का। कैलाश जी, अगर मैं हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका एक ट्वीट आया था शाहरुख खान के ऊपर और कहा गया कि 5वें चरण के ठीक पहले उस ट्वीट की वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा उस सीमांचल के इलाके में। क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा, इस तरह की टिप्पणियों से वाकई में बिहार में नुकसान पहुंचा है? मैं नहीं मानता कि उस ट्वीट के कारण कोई नुकसान हुआ, और यदि 5वें उसका आप देखेंगे तो वहां हमारा पहले से अच्छा रिजल्ट रहा सीमांचल का। पिछली बार से हमें ज्यादा वहां सीटें मिली, तो उस ट्वीट का कोई नुकसान हुआ ऐसा मैं नहीं मानता। आप सीमांचल का आप देख लीजिए, पिछली बार का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट, अभी हमें पिछली बार से ज्यादा। सर, व्यापम घोटाले ने आपकी छवि को नुकसान पहुंचा, ये बार बार पूछा जा रहा है। व्यापम का बिहार वाले जाने क्या, ये तो चाटुकार नेता हैं जो चाटुकारिता करते हुए अच्छी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। चलिए, हम यहाँ पर हुए
कांग्रेस की वहां पर कांग्रेस के कैलाश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, हमें बस कुछ ही देर के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ बने रहिए। विश्लेषण हम अभी कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त क्यों झेलनी पड़ी। अगर विकास का मॉडल जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही थी वो बेहतर नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी के इस मॉडल को बिहार के लोगों ने, तो कहां कमी रही, करेंगे इस पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये विस्तृत कवरेज, जहां बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। रुझान और नतीजों के आधार पर 164 सीटों पर महागठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि एनडीए का पूरा कुनबा 70 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी 61 सीटों के बढ़त के साथ बन रही है, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है 75 सीटों के साथ, और दूसरे नंबर पर जेडीयू आता दिखाई दे रहा है। और यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए वाकई में खुश होने की बात है। 40 में से 16 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए, और ये अपने आप में कम आंकड़ा नहीं है। जेडीयू और आरजेडी ने अपना गैप भी कम कर लिया, और ये आप देखिए बैनर लगे हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? अर्जी को बधाई देता हूं, लालू जी को बधाई देता हूं कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है। हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा हम लोग को भी इस बात की, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी। पर उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये उम्मीद रखता हूं, ये विश्वास करता हूं कि जनता ने जो विश्वास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर जताया है, बिहार की जनता ने जो जताया है, आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में वो उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। उनकी उम्मीदों को, बिहार वासियों की उम्मीदों को, मैं भी बिहारी हूं तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं पार्टी से हटके बात करूं तो हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे, ये विश्वास करता हूँ। लेकिन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है उनके पक्ष में गई और आप लोगों के लिए वो देखिए अभी खैर बहुत ही जल्दी है, अभी तो खैर रुझानों के आधार पर ही अभी हम ये सारी बातें बोल रहे हैं, परिणाम तो स्पष्ट रूप से अभी तक आए भी नहीं है। बहुत जल्दी आकलन करना, देखिए हार जीत भी होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, हार होती है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, और खासतौर पर एक ऐसे परिणाम जिसकी हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो इसका आकलन करना आधे घंटे या पौने घंटे में संभव नहीं है। बहुत ये एक ऐसी शख्सियत चिराग पासवान जिसको कहते हैं इन्होंने बहुत जल्दी मैच्योरिटी सीख ली, यंग पॉलिटिशियन होने के नाते इन्हें मालूम है कि किस तरह से पॉलिटिक्स में एक अच्छी भूमिका निभाई जा सकती है। शायद वो चिराग पासवान को बेहतर तरीके से पता है। बिल्कुल। और आइए अब आपको दिखाते हैं आरके सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। आरके सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए आरके सिंह क्या कह रहे हैं और क्या सफाई दे रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी सांसद आरके सिंह से। सर, जिस तरह से बिहार के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे बीजेपी को, आपको क्या लगता है, क्या हार का कारण क्या रहा? इसके एनालिसिस होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपने बीच में भी सवाल खड़े किए थे, जिस तरह से तमाम चीजें हुई थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सबसे पहले आपने बोला था जब चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव के बीच में भी आप कैंपेन करने नहीं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। आपको क्या लगता है, टिकट सही बंटवारा नहीं हुआ, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके चलते बीजेपी को हार मिली? एक तो टिकट बंटवारा सही नहीं हुआ, खैर ये तो क्या कारण है तो एनालिसिस के बाद ही सामने आएगा, तो अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था, और मूल बात यह है कि अगर हमको जो लगा था उस समय, हमको लगा था कि जनता हम लोगों के पक्ष में है, जनता हम लोगों को वोट देना चाहती है। अगर हम लोगों को वोट नहीं मिला तो ये कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। तो गलतियां हुई हैं, वो तो उस समय भी हमने कहा था कि टिकट बंटवारे में गलतियां हुई थी। किसने किया ये गलती, इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए, और तो उसके बाद फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मुरलीधर राव, उन्होंने हार का ठीकरा आपके सर और शत्रुघ्न सिन्हा के सर फोड़ा है। उनका कहना है कि आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों ने जिस तरह से रुख अपनाया, उसके चलते पार्टी की हार हो गई। बोगस बात। हम लोग का रुख अगर इतना इम्पोर्टेंट होता है तो हम लोग की बात ये लोग सुन नहीं लेते। जिस समय हम लोगों ने कहा था,
या शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं उनका क्या मुद्दा था। नहीं, जिस समय मैंने कहा था हमारी बात सुन नहीं लेते ये लोग, अगर हमारा रुख इतना इंपॉर्टेंट होता तो उस समय क्यों नहीं सुने हमारी बात, और जो हमने कहा था वो सही कहा था और बिल्कुल सही कहा था। और जो भी क्रिमिनल को टिकट देता है ना वो गलत काम करता है, देश के लिए गलत काम करता है। आपके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सर एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने बीच में गलतियां की उसको लेकर एनालिसिस होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रबंधन पूरी तरह से चुनाव प्रबंधन पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में था। अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा में इतना ये रहे। एनालिसिस में सामने आ जाएगा कि कौन जिम्मेवार है, कौन कौन लोग जिम्मेवार है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से विकास का मुद्दा लेकर बीजेपी पहले चली थी, पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलतियां हुई जैसा आप कह रहे हैं, उसके बाद तमाम चीजें हुई, कई ऐसे मुद्दे उठाए गए, बीफ का मुद्दा आया, कई ऐसे मुद्दे बीच में उठाए गए। आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से भी गलतियां हुई प्रचार में? ये एनालिसिस होने दीजिए, उसके बाद सामने आएगा। तो आरके सिंह, उनकी बातों से लगता है वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी चाहे तो कार्रवाई करे, एनालिसिस करे, बिहार में क्यों हारे और जिम्मेदारी तय करे। जो उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी है उस पर भी जांच होनी चाहिए। यहां पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है बिहार के इस जनादेश पर।